लास्ट पार्ट में हमने देखा था लिू फेंग गोल्डन वन पीस की मेमोरी को प्रिंट करने लगता है। तो इसके बाद हम देखते हैं लिू फेंग काफी ज्यादा मेमोरी को प्रिंट कर लेता है, लेकिन इसके लिए इसे काफी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे इस बीस्ट में हजारों साल से मेमोरी सेव हो रही हो, जिस पर बबाता लिू फेंग को बताने लगती है कि जब भी कोई बीस्ट थोड़ा ओल्ड होता है या वो मर जाता है तो वो अपनी मेमोरी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर देता है और वो बीस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी वजह से इस बीस्ट को मारना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो चुका था। और बबाता लिू फेंग से कहती है तुम्हें इस पूरी मेमोरी को रीड करना होगा ताकि हमें इस बीस्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके कि आखिर ये बीस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। जिस पर लिू फेंग कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा मेमोरी को रीड करते करते मेरा सर ब्लास्ट करने वाला है। जिस पर बबाता लिू फेंग से कहती है ये सब तो तुम्हें अब करना ही पड़ेगा। लिू फेंग के सामने अलग अलग यूनिवर्स की वीडियोस और इमेजेस आने लगते हैं और फिर फाइनली लिू फेंग ने इस बीस्ट की सारी मेमोरी को सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया था। नेक्स्ट सीन में हम एल्डर याराव, एल्डर बीस्ट और फ्रॉस्ट को देखते हैं जो कि मास्टर होंग और ली शेंग की बॉडी के पास थे जिन्हें चैम्बर में रखा गया था और वो सब इन्हें इस हालत में देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। इसके बाद वो सब मीटिंग करते हैं जिसमें एल्डर याराव इन सबको बताने लगती है कि मास्टर होंग को डीप स्लीप में गए काफी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं और इसी वजह से वॉर ऑफ गॉड पैलेस का इंटेलिजेंस सिस्टम ज्यादा अरसे से इनएक्टिव रहने की वजह से शट डाउन हो चुका है और अब कोई भी वॉर ऑफ गॉड पैलेस में एंटर नहीं हो सकता। और एल्डर एथकिन एक न्यू वर्चुअल होम बनाना चाहते हैं और इसी वजह से अब हम सबको अपनी अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। इस पर एल्डर बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्से के साथ कहता है गॉड ऑफ वॉर पैलेस में इस तरह के रेगुलेशन पहले तो कभी देखने को नहीं मिली। आखिर ये सब लोग क्या करना चाहते हैं, इनके इरादे क्या हैं। जिस पर एल्डर फ्रॉस्ट बताने लगते हैं कि जब से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है और सभी मॉन्स्टर यहाँ से चले गए हैं तो एल्डर एथकिन ने सिक्योरिटी गार्ड्स को पैसे देकर खरीद लिया है और साथ ही साथ इसने इन गार्ड्स की मदद से मॉन्स्टर्स के कई सारे पार्ट्स चुरा लिए हैं और तो और इसने गोल्डन हॉर्न बीस्ट और लिू फेंग को ढूंढने के प्लान को भी डिले करवाया है। इसी वजह से अभी तक लिू फेंग और इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की डेड बॉडी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। एथकिन की इन सब हरकतों से इसके इरादे साफ जाहिर है कि आखिर वो क्या करना चाहता है। और एल्डन येन हेलो जिसने नरवाना पीरियड्स के दौरान बहुत सारे सिविलियंस को मरवाया था और फिर जिसे कमांडर जिया ने एक्सपोज किया था और बाद में इसे मिलिट्री से निकाल दिया गया था, वो भी एथकिन के प्लान में शामिल है। और साथ ही साथ इंडिया से नी हेलो इन दोनों के साथ शामिल है जो कि मार्शल हॉल में एक नया इंस्पेक्टर आया है और तो और वो एक प्लेनेटरी लेवल मेंटल मास्टर भी है। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये तीनों अर्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इस पर एल्डर यारो कहने लगती है क्योंकि दोनों एल्डर डीप स्लीप में हैं और बाकी के एल्डर भी सेक्रीफाइस हो चुके हैं तो इसलिए इन तीनों की वजह से अर्थ की कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिू फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को मूव करवा रहा होता है और वो बबाता से कहता है कि बबाता मेरी बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी कम्प्लीटली कंबाइन कर चुकी है और तो और मैंने इसकी मेमोरी को भी प्रिंट कर लिया है। जिस पर बबाता जल्दी से लिू फेंग से पूछने लगती है कि तुम्हें इस बीस्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या तुम्हें इस बीस्ट के दोबारा रिकवर होने का कोई हिंट मिला। जिस पर लिू फेंग कहने लगता है अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पूरी यूनिवर्स में सिर्फ 12 तरह के बीस्ट हैं जो अपनी मेमोरी को इनहेरिट कर सकते हैं और इनमें गोल्डन और बेबूत बीस्ट भी शामिल है और इस बीस्ट को अंडे से लेकर स्टेलर लेवल तक पहुंचने में सिर्फ 1 साल लगता है। जिस पर बबाता बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है इसका मतलब है कि ये बीस्ट अभी सिर्फ 1 साल का है। और फिर वो लिू फेंग से पूछती है कि इस गोल्डन और बेबूत के एवोल्यूशन कितनी जल्दी होता है। जिस पर लिू फेंग इस बीस्ट की मेमोरी को रीड करते हुए बबाता को बताने लगता है कि स्टालर लेवल से यूनिवर्स लेवल तक पहुंचने के लिए इस बीस्ट को 100 ईयर लगते हैं और यूनिवर्स लेवल से डोमेन मास्टर लेवल तक 1000 साल लग जाते हैं और डोमेन मास्टर से वर्ल्ड मास्टर तक पहुंचने में 10,000 साल लग जाते हैं। यानी एक स्टालर लेवल से वर्ल्ड मास्टर लेवल तक पहुंचने में एक गोल्डन हॉर्न बीस्ट को 11,100 साल लग जाते हैं। ये सुनकर बबाता कहने लगती है मैंने तो जो तुम्हारे लिए ट्रेनिंग प्लान बनाया था इसमें तो तुम्हारी बॉडी को एक वर्ल्ड लेवल मास्टर तक पहुंचने में 1,00,000 साल लग जाना था। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि अब इतना कम टाइम रिक्वायर्ड है। इसके बाद बबाता लिू फेंग से कहती है गोल्डन हॉर्न बीस्ट की मेमोरी में प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक्स होंगी, इसीलिए तुम चेक करके मुझे बताओ कि ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट कौन सी प्रैक्टिस करता था। जिस पर लिू फेंग बबाता को बताने लगता है कि ये गोल्डन हॉर्न
बीस्ट 18 सीक्रेट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करता है और ये टेक्निक सिर्फ एक गोल्डन हॉर्न बीस्ट ही प्रैक्टिस कर सकता है। इसके अलावा 3199 कॉमन सीक्रेट टेक्निक्स है। मैं तुम्हें ये सारा डाटा सेंड करता हूँ और तुम मुझे चेक करके बताओ कि मेरी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए कौन सी सीक्रेट टेक्निक बेस्ट रहेंगी और कौन सी टेक्निक यूज करते हुए मैं अपनी ह्यूमन बॉडी को रिस्टोर कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर फ्यूना एचआर अलायंस के डायरेक्टर को बता रही होती है कि एथकिन ने पार्लियामेंट के थ्रू आपको कुर्सी से हटाकर खुद एचआर अलायंसेस का नया चेयरमैन बन गया है। हमें इसके बारे में कुछ न कुछ करना होगा। जिस पर चेयरमैन कहने लगती है अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब एथकिन और इसके दोनों चमचे ही इस अलायंस को चलाने वाले हैं। इसके बाद वो तीनों वहाँ पर आ जाते हैं और वह चार अपने चैम्बर से चली जाती है और एथकिन अपने साथियों के साथ सिगरेट पीते हुए चेयरमैन की सीट पर बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बबाता लियू फेंग के भेजे हुए डाटा को एनालिसिस कर रही होती है और वह इन सीक्रेट टेक्निक में से लियू फेंग के लिए सूटेबल टेक्निक्स को सर्च करने लगती है और इसे इन सीक्रेट टेक्निक में से हाईएस्ट हेवन एंड अर्थ और दूसरी एब्सोल्यूट स्पेस सीक्रेट टेक्निक लियू फेंग के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल टेक्निक लगती है। एब्सोल्यूट स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए लियू फेंग अपनी एक्सप्लोजन स्पीड को इंक्रीज कर सकता है और हाईएस्ट हेवन एंड अर्थ टेक्निक के यूज से लियू फेंग की बॉडी की स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। बबाता ये सब जानकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि इन टेक्निक को सीखने से लियू फेंग की बॉडी की डेंसिटी भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकती है और इससे लियू फेंग की बॉडी का साइज भी छोटा हो सकता है जिसकी वजह से इसकी अटैक पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है और वो पहले से ज्यादा स्पीड से उड़ सकता है। इन टेक्निक्स के बारे में जानकर लियू फेंग काफी ज्यादा खुश होने लगता है और वह बबाता को बताने लगता है एब्सोल्यूट स्पेस टेक्निक को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है और सुप्रीम हेवन अर्थ टेक्निक का यूज करते हुए पावर और फ्लाइंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है और ये दोनों टेक्निक एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। इस पर बबाता लियू फेंग को बताती है कि इन दोनों टेक्निक के अलावा 3 और डिफरेंट टैलेंट सीक्रेट टेक्निक्स हैं, तुम्हें इन सीक्रेट टेक्निक्स को भी जरूर सीखना होगा और वो लियू फेंग से कहती है इन सीक्रेट टेक्निक्स को ढूंढकर मुझे इनके बारे में इन्फॉर्म करो। लियू फेंग बबाता की इस इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हुए इन सीक्रेट टेक्निक्स को सर्च करने लगता है और वो बबाता को बताने लगता है कि इनमें से एक टैलेंट सीक्रेट टेक्निक स्वालो करने से रिलेटेड है और इनमें दूसरी टेक्निक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है और तीसरी टेक्निक क्लोन पावर है। इन टेक्निक का यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बेबूथ की पावर और स्पीड ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्वालो करने की पावर और स्ट्रेंथ की पावर को तो लियू फेंग पहले से ही जानता था, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट की क्लोन पावर को देखकर लियू फेंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बबाता को बताने लगता है कि इस सीक्रेट टेक्निक का यूज करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी लाइफ में 3 दफा क्लोन कर सकता है और 3 डिफरेंट स्पीशी में ट्रांसफर हो सकता है। लियू फेंग की ये बात सुनकर बबाता कहने लगती है तुम अपने फर्स्ट क्लोन के लिए अर्थ की सबसे बेस्ट स्पीशी को सिलेक्ट करना जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस में काफी ज्यादा हेल्प हो सके। लेकिन लियू फेंग बबाता से कहता है मैं अपनी क्लोनिंग के लिए ह्यूमन स्पीशी को ही सिलेक्ट करूंगा। लियू फेंग की ये बात सुनकर बबाता थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं लियू फेंग स्वालो करने की पावर का यूज करते हुए अपनी बॉडी को गोल्डन हॉर्न बीस्ट के एनर्जी सोर्स के पास पहुंचा देता है और पहला क्लोन बनने लगता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं लियू फेंग की बॉडी एक अंडे की शेप में आ जाती है और इस अंडे के इर्द गिर्द एनर्जी सोर्स के मटेरियल रोटेट करने लगते हैं और इस एग को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और इसे एनर्जी प्रोवाइड करने लगते हैं, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है।